अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया सोल्जर्स को रिक्रूट करने का, जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ स्कीम। तो आज इस बारे में हम देखेंगे कि क्या है। काफ़ी इसका विरोध भी हो रहा है, खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, यूपी में, बिहार में। तो ये है क्या, तो ये जो है अग्निपथ स्कीम है, जिसमें तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए, तीनों के सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। इसमें बेसिक 2-3 चीज़ें हैं, वो आप जान लीजिए। पहला चीज़ कि इसमें जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसके 75% लोग सिर्फ 4 साल के लिए सर्व करेंगे। दूसरा 25% लोग फर्दर उनको प्रमोट किया जाएगा और वो 15 ईयर के लिए सर्व करेंगे। ठीक, नॉर्मली जो आर्मी में या जाते हैं सोल्जर्स, उनका सर्विंग पीरियड कितना होता है, 15 साल होता है, तो ये लोग 15 साल करेंगे। ठीक, उसके बाद है कि जो ये इसमें जो सर्व करने के लिए जाएंगे, इनको एक अलग नाम दिया गया है अग्निवीर। अग्निपथ के थ्रू जो जाएंगे कौन है, अग्निवीर इनका नाम है। ठीक है, और हर साल जो है 50,000 के करीब इस शुरुआत होगी रिक्रूटमेंट की। 50,000 हर साल होगा। अभी शुरुआत में ये है, फिर बताया जा रहा है कि 1-2 साल बाद में ये 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाएगा। फिर एक और चीज़ है इसमें कि ये जो अग्निवीर ये हैं, जैसे होता है ना आर्मी में अलग इंसिग्निया होता है जो यहाँ पे लगा रहता है मार्क, तो इनका भी एक अलग इंसिग्निया होगा। तो ये बेसिक डिटेल है जो कि मतलब क्या क्या चीज़ है। 75% लोग 4 साल तक सर्व करेंगे, 25% लोगों को ही आगे प्रमोट किया जाएगा, वो 15 ईयर के लिए होंगे, मतलब वो फुल टाइम सर्विस देंगे। इसको जो 75% जो 4 साल के लिए सर्व करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इंगेजमेंट पीरियड इसको बोलेंगे, इंगेजमेंट पीरियड। ठीक है, दूसरा ये है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ज़रूरी भी कि ये अभी सिलेक्शन, ये 3 महीने मतलब 90 डेज़ के अंदर सिलेक्शन शुरू हो जाएगा रिक्रूटमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि मतलब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन सुना हूँ मैं कि अभी 1 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहले था नॉर्मली वही अभी भी है। 21 साल पहले भी था, 21 साल ही, 21-22 साल यही रहता है, तो अभी भी वही है। 75.5 17.5 साल से 21 साल तक है। इस बार के लिए जब, क्योंकि 2 साल अभी में रिक्रूटमेंट कुछ हुआ नहीं है, तो क्यों कोविड की वजह से, तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने 3 साल का छूट दिया है कि मतलब जो 24 साल के भी हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ये है, इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक से, क्या है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव को हम 2-3 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो समझने में। एक तो डिफेंस का ऑब्जेक्टिव है, मतलब आर्मी क्या चाहती है। दूसरा गवर्नमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा सोसाइटी कह लीजिए या कंट्री कह लीजिए या राष्ट्र कह लीजिए, उसका भी अपना कुछ ऑब्जेक्टिव। इन तीनों को फुलफ़िल करने के लिए ये किया गया है, तो उसमें हम देख लेते हैं। पहले तो डिफेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। डिफेंस क्या चाहती है कि अभी इस समय एवरेज एज जो है हमारे आर्मी की, वो है 32 साल। इसको डिफेंस चाहती है, इसको कम करके हम 26 साल कर दें, 26 ईयर कर दें हम आने वाले 6 से 7 सालों में। अगर हम 26 ईयर कर पाते हैं तो ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यंग ब्लड जाएगा तो ऑब्वियसली आपका इसका मतलब हो गया कि आप क्या डिफेंस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये गवर्नमेंट मतलब डिफेंस जो हमारे हैं, डिफेंस ये चाहता है। ठीक है ना, हमारी आर्मी ये चाहती है कि हमारा 26 साल हो जाए आने वाले 6-7 सालों में 32 साल से। ये हमारा कारण है उसको एवरेज एज को कम करना। इसमें होता क्या है कि यूथ टू एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उसमें आर्मी में, उनका एक रेशियो मेंटेन करना होता है 1:1 का। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा यंग ही, सिर्फ यंग ब्लड है उसमें और एक्सपीरियंस्ड लोग कम हैं, ये भी नहीं ठीक है। और ना ही ये है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं और यंग लोग जिनको फाइट करना है वो कम है। तो दोनों का एक प्रॉपर कम्बिनेशन होना चाहिए। तो वही इसी को बोला जाता है यूथ टू एक्सपीरियंस रेशियो होना चाहिए 1:1 का। तो यही हमारा थोड़ा सा
एक्सपीरियंस्ड वाला बढ़ चुका था, वही उसी को थोड़ा डाउन करना है यूथ को बढ़ा करके, ठीक है। तो ये है हमारा डिफेंस का ऑब्जेक्टिव। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए किसी भी देश में जब सरकार को चलाता है तो उसके पास वही रिसोर्सेज होते हैं, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसी से पैसा कमाना है, वही खर्च करना है सब चारों तरफ। तो अब इसमें क्या है, देखिए हमारा डिफेंस बजट जो है करीब 5.25 लाख करोड़ का है, 5.25 और समथिंग, मतलब 5.25 लाख 5.5 लाख के आसपास इतने करोड़ का है, इतने लाख करोड़ का। अब इसमें समझ जाइए 1.25 लाख करोड़ ये टोटल चला जाता है सिर्फ जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके पेंशन में, मतलब मोर देन 23-24% चला जाता है, किसमें चला जाता है, पेंशन में। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है पेंशन में। तो गवर्नमेंट को ये है कि इस पे कुछ कंट्रोल किया जाए ताकि जो बचेगा तो उसमें ज़्यादा हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और बाकी सब चीज़ों में हम खर्च कर सकते हैं, बाकी और जो डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में हम खर्च करेंगे। तो एक गवर्नमेंट का ये कॉज है जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है इस तरह के सिस्टम को एम्प्लॉय करना। उसके बाद जो है सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों का क्या फ़र्क है। अब आप समझिए कि 75% स्किल्ड लोग जो डिसिप्लिन हैं वो वापस समाज में आएंगे 4 साल बाद, ठीक है। तो ये एक अपने आप में ये मतलब बहुत ही रिसोर्स जैसा है, ये जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं ये लोग। तो समाज में अगर इस तरह के लोग अगर समझ जाइए, अगर हर साल 50,000 लोग, अभी बोल रही है गवर्नमेंट कि अगले साल से हो सकता है 1.5 लाख 2 लाख 2-3 साल बाद से 1-1 लाख लोग इसमें रिक्रूट होंगे, तो 75,000 लोग अगर हर साल भी समाज में आते हैं इस तरह के लोग, तो अपने हमारे हर एक चीज़ के लिए, सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए या इकॉनमी के लिए, जीडीपी में, या कोई भी है जो भी काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी करेंगे तो वो भी एक मतलब उसमें सब चीज़ में इसका एडवांटेज मिलेगा इनका, क्योंकि जो 4 साल ये मिलिट्री या आर्मी में गुजार के आएंगे उसका उनके लाइफ का हर एक पहलू में एडवांटेज मिलेगा। उन लोगों को तो मिलेगा, बाकी सोसाइटी को भी मिलेगा एक उस डिसिप्लिन का। ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसको उतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेन चीज़ तो ये है, ये दोनों तो उसका मतलब बाई प्रोडक्ट है। मेन कारण तो ये है, और इसी का सबसे ज़्यादा ये मेन लैंड पे तो यही काम आना है सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ये स्कीम लाया गया होगा। दूसरा, क्योंकि क्या है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कीम इसलिए लाया गया हो क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है और जो इस समय की ज़रूरत भी है कि जो एक लोगों में एक देश को लेकर के एक पैट्रियाटिक भावना, इस तरह की चीज़ें डेवलप करना इस गवर्नमेंट का और समय की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसमें 75% जो लोग 4 साल बाद आर्मी के बाद आएंगे तो उस चीज़ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, भले ही उनके पास जॉब नहीं रहेगा, लेकिन वो जिस भी तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बेनिफिट ऑफ अग्निवीर्स, अब इनको किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स में देखिए, इनकी ये सैलरी है 4 साल की, 30,000 मिलेगा, अगले साल दूसरे साल 33,000, फिर 36,000, फिर 40,000। तो ये सैलरी है, इसमें 30,000 पूरा मिलेगा नहीं, इसमें 9,000 इनका कट जाता है और कोई फ़ंड एक बनेगा, सेवानिधि फ़ंड, उसमें जमा होगा। 9,000 रुपया इनसे कटेगा, इनके सैलरी से कटेगा, मतलब 30%। उसके बाद जो है 9,000 ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, मतलब 18,000 रुपये हर महीने इनके अकाउंट में जो फंड होगा, ये सेवानिधि फंड, उसमें 18,000 रुपये हर महीने जमा होगा, डिपॉजिट होगा। यही जब 4 साल कंप्लीट होगा उसके बाद इन्हें करीब 12 लाख के अराउंड, मतलब 11,74,000 समथिंग, इतना उनको एक साथ एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा 4 साल बाद। तो एक ये है फाइनेंशियल एड वाला चीज़ कि ऐसा उनके पास मिलेगा। बाकी और भी चीज़ें हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कवर है और इस तरह की चीज़ें। मेन और चीज़ें देख लेते हैं किस तरह के और एडवांटेज गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है देने के लिए, और बहुत जगह घोषणा भी कर दी है, नोटिफिकेशन भी करा दिखा दी, मतलब आ गया है। पहला चीज़ तो यही है कि इन्हें जो आर्मी में जिस भी तरह की चीज़ें 4 साल ये सीखेंगे
वो उसके लिए स्किल सर्टिफिकेट इनको मिलेगा, स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, CAPF में 10% का रिजर्वेशन दे दिया है। मतलब सेंट्रल आर्म फोर्सेस में क्या किया है, 10% का रिजर्वेशन दे दिया। मतलब अब 10% अग्निवीर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अभी कल का है, अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने इसको ट्वीट किया था, 10% हो गया। उसके बाद जो है डिफेंस स्टाफ में, मतलब डिफेंस में कोई भी पोस्ट आएगी तो उसमें 10% का रिजर्वेशन फिर इन लोगों को मिल गया। 20% का रिजर्वेशन ऐसे हो गया, 25% उसमें चले गए, 45% तो साफ दिख रहा है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कह रही है कि अभी यूपी में ये घोषणा हुई कि भाई पुलिस में जो भी रिक्रूटमेंट होगा इनको प्रायोरिटी मिलेगी। और बाकी से लगभग सभी स्टेट्स ने ये बात कही कि इन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में तो ये पहले ही बोल दिया गया कि भाई पुलिस में ऑब्वियसली जब 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग जो करके आया है तो पुलिस में जाना तो मतलब आराम से पुलिस रिक्रूटमेंट उसको लेगा ही। तो एक तो ये हो गया कि इसमें रिक्रूटमेंट में। इसके बाद जो है अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि बैंक लोन, कोई बिजनेस करना चाहता है तो बैंक लोन जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उसमें इनको प्रायोरिटी मिलेगी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं लिया हूँ, बाकी सेकेंड हैंड नहीं है ये सब चीज़। तो प्राइमरी ये क्या है, इनको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद जो है एक और चीज़ है कि अभी UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और NIOS जो नेशनल ओपन स्कूल है, उन दोनों ने इनके लिए स्पेशल कोर्सेज की भी घोषणा कर दी है कि जैसे ये अलग से उनके कोर्सेज होंगे ताकि जो अगर मान लीजिए कोई 18 साल पे गया है, 4 साल बाद आएगा, 22 साल का अगर हुआ होगा तो भी 2-3 साल के कोर्सेज आराम से कर सकता है, आगे करियर का अगर कुछ उसे करना है, करियर बनाना है तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें घोषणाएं हुई हैं। बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद क्या वाला सिनेरियो नहीं है। मतलब हर एक स्कीम में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिया है। तो ये हो गया हमारा, इनका क्या है, इनको बेनिफिट किस तरह का देने की घोषणा हुई है। उसके बाद आखिर कंसर्न क्या है लोगों के, क्यों यूथ इतना ज़्यादा बवाल कर रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा चीज़ इसमें कम है। 90% तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बाकी 10% ज़रूर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए होंगे, लेकिन जेन्युइन कंसर्न भी है। क्योंकि क्या हुआ है, 2 साल तक जो बच्चे वेट कर रहे थे, 2 साल तक रिक्रूटमेंट का और ये सब, वो यही सोच करके उनको, मतलब उनके दिमाग में तो 15 साल और यही सब है कि आर्मी में जाएंगे, रिटायरमेंट होगा, पेंशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, देश के लिए भावना भी होगी, वो भी एक बात है। तो ये सब चीज़ें अब उन्हें अचानक जब लगा है कि अरे ये तो 4 साल बाद, मतलब उनको जो जिसके लिए एफर्ट डाल रहे थे वो बिल्कुल उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि हर साल रिक्रूटमेंट, 2 साल से तो बिल्कुल वो बैठे ही हुए थे, तैयारी ही कर रहे थे। उसके बाद पता लगा कि वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, अब दूसरी चीज़ आ गई है। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा जो है, पेंशन तो मिलेगा नहीं, तो पेंशन ना मिलना भी एक, पेंशन ना मिलने की वजह से भी लोग विरोध कर रहे हैं। और एक और भी वजह है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद भले ही स्किल्ड हैं चाहे जो भी होगा, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन तो रहेगा ही, वो तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। तो ये 2-3 चीज़ है जिसकी वजह से लोगों का इतना विरोध देखने को मिला। लेकिन इसमें गवर्नमेंट अगर कहती है कि ये स्कीम अच्छा है तो इसको, जो कि है, काफ़ी लोग मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो भी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट बैठ करके खुद बना दी है, ये ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स मिल करके बनाए हैं ये सारी चीज़ें। तो इसको अगर आपने लाया है इस प्लान को, तो इसको एग्जीक्यूशन का भी एक प्लानिंग आपके पास ठीक ठाक होना चाहिए। अब देखिए 1700 करोड़, कल मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था, बिहार में रेलवे ये सब लॉस हुआ है, सिर्फ 700 करोड़ रेलवे का। तो इतना जब बड़ा लॉस होता है 1000 करोड़, तो भाई 150 करोड़ खर्च करके लोगों को, मीडिया को, बाकी सबको मैनेज करके लोगों को सिखा दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। वेल इन्फॉर्म कर देंगे तो हो सकता है कि बवाल हो, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि इतनी दिक्कत हो, थोड़ा बहुत छिटपुट हो। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 2-3 स्कीमें आई, किसान बिल आया और भी ये आया, सब में कई जगह 1-2 जगह रोल बैक करना पड़ा। तो ये सब पे एग्जीक्यूशन को लेकर के भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि भाई जो प्लान अगर अच्छा है तो अच्छा लोगों को दिखे भी और ठीक ढंग से जाए भी।
इस तरह करना चाहिए। बाकी इसमें कोई और नया अपडेट होगा तो हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।